हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स का देखिएगा, केमिकल का मतलब होता है केमिकल और काइनेटिक्स का मतलब मोशन, यानी कि केमिकल का मोशन। तो आप कह रहे होंगे अरे सर, कोई वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जा रही है, उसमें हम केमिकल रख दे दिल्ली पहुंच जाएगा। नहीं भाई, केमिकल रिएक्शन के द्वारा केमिकल के मोशन के बारे में बात करने वाला है। तो आइए देखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले हमें बात करना होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखिए यहां से हम करेंगे बात। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को आप यूं कर सकते हो कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना अमाउंट घटता है या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितने अमाउंट बढ़ रहे होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरह आप केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहीं पे थोड़ी सी बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे आपके पास मान लीजिए एक सिंपल सी रिएक्शन हम लेते हैं। ये कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है। सपोज करिए कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे, जब रिएक्शन अभी नहीं चालू हुई थी, मान लीजिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन R1 है और इसका P1 है। किसी टाइम पर जब ये रिएक्शन कुछ आगे जाती है, किसी टाइम t इक्वल टू t पर, इसका कंसंट्रेशन R2 होता है और इसका क्या होता है, आपके पास P2 होता है। तो अगर हम इसके लिए रेट फाइंड करना चाहें तो देखिए हम कुछ इस तरह लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, आप लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, जो रिएक्टेंट का अमाउंट होता है वो हमेशा डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट हमेशा बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट के अमाउंट में जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्टेंट के साथ निगेटिव का साइन लगाएंगे। जैसे आप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो आप क्या नाम है, रिएक्टेंट का जब लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे जब रिएक्टेंट, तो आप यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी बोल सकते हो। याद रखिएगा, या तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बोल सकते हो। तो आप ऐसे लिखेंगे R2 माइनस R1। देखिएगा R2 माइनस R1 अपान आपके पास हो जाएगा T माइनस आपके पास 0, या मैं इसको मान लेता हूँ, चलो T1 मान लेता हूँ, इसको T2 मान लेता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। अगर हम इसको और देखिएगा आगे की ओर, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको देखिएगा, डेल्टा हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा R, मतलब यहाँ जो ब्रैकेट में हम लगा रहे हैं कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपान आपके पास हो जाएगा डेल्टा T। लेकिन जब आप बात रिएक्टेंट की कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में नहीं आती है, लेकिन जो रिएक्टेंट का अमाउंट कंटिन्यूसली घट रहा होता है, ऐसी स्थिति में आप यहाँ माइनस लगाएंगे। और अगर इसी को रेट ऑफ मतलब आपको लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखना है, मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट के लिए लिखना है, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है, तब आप क्या लिखोगे, जरा ध्यान दीजिएगा, P2, ये मेरे पास क्या होगा P2, अब P2 माइनस P1 और अपान आपके पास हो जाएगा ये T2 माइनस T1। अगर हम आगे की ओर इसको लिखना चाहें तो हम क्या ये नहीं लिख सकते क्या, यहाँ हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन डेल्टा और यहाँ पे आप कंसंट्रेशन ऑफ P अपान आप क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ T। चूंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इसमें आपके पास क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव लगेगा। यानी कि आपको ये करना है, जो रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखना होगा तो रिएक्टेंट के केस में आप यहाँ निगेटिव लगाओगे और प्रोडक्ट के केस में आप पॉजिटिव लगाओगे। ठीक है, अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं से अगर हम थोड़ी सी और आगे की ओर बात करें तो ये एक और टर्म यूज करते हैं, रेट ऑफ एवरेज रेट की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं, एवरेज रेट की बात करते हैं। अगर हम एवरेज रेट की बात अगर हम करें तो जरा ध्यान दीजिए, अगर वही मेरे पास रिएक्शन है, R जा रहा है P में, तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ना, तो अगर सेम चीजें होता है, आपके पास कोई कमी नहीं होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, चाहे तो आप रिएक्टेंट के लिए आप क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आपके पास, अगर एवरेज की बात करी जा रही है तो सब चीजें सेम होगा, यही कंसंट्रेशन ऑफ R, कंसंट्रेशन R और अपान आपके पास डेल्टा T।
तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, माइनस लगेगा। एवरेज के केस में क्या हो रहा है कि मतलब वो एवरेज की बात कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए 5 से 50 सेकंड की बात कर रहे हैं। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो यानी कि फिक्स पॉइंट की किसी बहुत शार्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, सब चीजें सेम रह जाएगी, बस यहाँ डेल्टा जहां हम लगा रहे थे ना तो वहां हम डी लगाते, बाकी चीजें सेम रहेगी, कोई भी चीजों में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसे ग्राफ से रिप्रेजेंटेट करना चाहें, मान लीजिए मेरे पास क्या है, अगर हम ये रेट ऑफ रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो देखिएगा आपके पास क्या होगा, रिएक्टेंट के केस में क्या होगा, रिएक्टेंट के केस में ये घटेगा, कंटिन्यूसली घटेगा। मान लीजिए मैंने ये मान रखा है टाइम और ये मैंने कंसंट्रेशन मान रखा है, तो रिएक्टेंट के केस में क्या होगा, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी कंटिन्यूसली वो घटना चालू कर जाएगा। तो मान लीजिए आप यहाँ पे किसी भी टाइम पे आप मान लेते हैं, यहाँ पे ये आपके पास हो गया T1, ये आपके पास हो जाता है T2। तो यहाँ मेरे पास मान लीजिए मैं कंसंट्रेशन यहाँ पे मान लेता हूँ, चलिए यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन C1 है, यहाँ मैंने मान लिया C2। अगर हम इसका रेट लिखें तो देखिए चूंकि आप क्या कर रहे हो, रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हो, तो यहाँ माइनस आ ही जाएगा आपके पास C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 अपान आपके पास T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो आप क्या करोगे, इसका जब आगे की ओर लिखना चाहोगे तो आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या, डेल्टा C अपान डेल्टा टी, चूंकि रिएक्टेंट के लिए आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस का निशान लग जाएगा। और अगर ये प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे होते तो कंसंट्रेशन क्या होता, बढ़ रहा होता, तो हम क्या करते, यहाँ पे कहीं पे मान लेते और उसका कंसंट्रेशन को हम मान लेते, निकाल लेते। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनके कंसंट्रेशन को निकाल लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास कोई रिएक्शन दी गई, उसका हमसे कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन दी गई है, सपोज करिए H2 प्लस आपके पास ये N2 के साथ रिएक्शन कर रही है और ये आपके पास NH3 बना रहा है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आपके लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आपके पास क्या होगा, देखिएगा 1/3 और यहाँ पे आपके -1/3 और ये डेल्टा H2 अपान आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा T। तो यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन की बात करी जा रही है, जो कि इक्वल टू हो जाएगा माइनस आपके पास डेल्टा ऑफ N2 अपान आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा T, जो कि इक्वल टू आपके पास होगा 1/2, यहाँ प्लस का हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट हो जा रहा है ना, तो डेल्टा ऑफ NH3 अपान आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा T। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट को निकाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई कॉमन रिएक्शन दी गई होती और मैं कोई और रिएक्शन ले लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास कहीं PCl5 दिया गया, ठीक है, PCl5 दिया गया, ये टूट रहा है PCl3 एंड आपके पास Cl2 में टूट रहा है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास रेट ऑफ अपीयरेंस होता है ना, वो प्रोडक्ट के लिए लिखा जाता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये रिएक्टेंट के लिए लिखा जाता है। तो हम इसके सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। अगर हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे भाई, ये PCl5 आपका रिएक्टेंट साइड में और रिएक्टेंट साइड में हमेशा माइनस लगेगा, तो माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा PCl5 अपान आपके पास डेल्टा T, ये इक्वल टू आपके पास हो जाएगा PCl3 वाले का लिख दीजिएगा, ये आपके पास हो जाएगा प्लस का आपके पास डेल्टा PCl3 और अपान आप कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इक्वल टू आपके पास ये हो जाएगा Cl2 वाला, यानी कि आप कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा ऑफ Cl2 अपान डेल्टा T, क्योंकि ये प्लस लग जाएगा क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट साइड में। तो आप किसी भी रिएक्शन के रेट को इस तरह से लिख दोगे और बतला दोगे, ठीक है। अगर ग्राफ दिए गए तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेट करके देख लीजिए। वैसे आपसे जो खासकर पूछा जाता है वो आपसे हमेशा एवरेज रेट पे ही बनता है क्वेश्चन, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगर आपसे कह दिया जाए कि क्या रिलेशन होता है वाटर के फॉर्मेशन में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 और आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर में, तो देखिए अगर हम बात करते हैं वाटर, तो मेरे पास क्या होता है H2 प्लस O2, ये जा रहा है आपके पास 2H2O बना रहा है, तो क्या हम इसके रेट ऑफ अपीयरेंस को नहीं लिख सकते। अगर आप डिसअपियरेंस लिखना चाहते हैं वाटर का, पूरी रिएक्शन ही लिख देते हैं, रेट रिएक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ आपके पास हो जाएगी माइनस का 1/2 डेल्टा ऑफ H2 अपान आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा T इक्वल टू आपके पास माइनस
माइनस डेल्टा ऑफ O2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी, और प्लस का आपके पास हो जाएगा 1/2 डेल्टा ऑफ आपके पास H2O अपॉन डेल्टा टी। इस तरह हम करते हुए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे जरा ध्यान दीजिएगा। हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग लिखना भी चालू कर दीजिएगा। कह रहे हैं क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन आपके पास दिया है N2 प्लस आपके पास 3 मोल ऑफ H2, ये जा रहा है 2NH3, और इन्होंने क्या कहा, हाउ इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो बस हो गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप इसका पहले तो रेट लिख दो, पहले रेट लिख दो। इसका रेट आपके पास हो जाएगा माइनस का डेल्टा ऑफ N2 अपॉन आपके पास डेल्टा टी इक्वल टू -1/3। ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ मतलब आपके पास H2 अपॉन आपके पास हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/2, ये आपके पास डेल्टा ऑफ NH3 अपॉन आपके पास हो जाएगा डेल्टा टी। तो बस इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनके रिलेशन को बतला सकते हो। तो अगर आप चाहो तो इसमें एक और प्रोसेस को कर सकते हो। आप चाहे तो डेल्टा ऑफ NH3 अपॉन आपके पास डेल्टा ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या आप ये नहीं लिख सकते क्या, 2 अपॉन आप डेल्टा ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। क्या हम इस तरह नहीं लिख सकते क्या, ये हमारे पास हो जाएगा रिलेशन। आइए कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या नाम है, कोई क्वेश्चन और दिया है फॉर ये हुई है। चलिएगा हमारे पास कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फॉर द कंसंट्रेशन कंसीडर द रिएक्शन, सॉरी यहाँ से लिखेंगे कंसीडर द रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन ये दिया है N2O5 से जा रहा है ये 4NO2 प्लस O2। अब मैं रिएक्शन बोल देता हूँ, द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिक्रीज फ्रॉम 2.33 मोलर टू 2.08 मोलर in 184 minutes. Calculate the average rate in term of hour minute and second what is the rate of production of NO2 during the period। तो एवरेज रेट आप अगर निकालेंगे, देखिएगा एवरेज रेट इक्वल टू, आप जानते हो एवरेज रेट ऑफ किसका पूछेगा भाई, एवरेज रेट ऑफ आपके पास माइनस का आपके पास N2O5 अफान आपके पास क्या होगा डेल्टा टी। तो यहाँ पे कुछ दिया गया वैल्यू, मैं आपके बुक से देख लेता हूँ। ये कह रहे हैं वैल्यू 2.8 से, ये आप लिखेंगे माइनस का 2.08 से माइनस हो रहा है 2.33 अपॉन डेल्टा आपके पास 2 आवर 2 इंटू 184 कर देंगे। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपके पास देखिएगा इसका आंसर आ रहा है 6.8 इंटू 10⁻⁴। ये आपके पास आ रहा है मोल पर लीटर पर मिनट में, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप बताइएगा दूसरा, अगर आपको सेकंड में निकालना है और आपको क्या करना है, इसको अब इसको सेकंड में निकाल लीजिए और इसको क्या नाम है मिनट में निकाल लीजिए। निकालने के लिए आपके पास जो ये वैल्यू आई है सेकंड में निकालने के लिए 6.8 इंटू 10⁻⁴ से आप क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो मोल पर लीटर ये वैल्यू आपके पास जो आएगी हो जाएगी मोल पर लीटर और ये पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, और अगर मिनट में निकालना है तो आपके पास जो वैल्यू आया 6.8 इंटू 10⁻⁴ इंटू 60 कर देंगे। अब ये वैल्यू आपके पास जो आएगी मोल पर लीटर पर मिनट में आ जाएगी। तो इस तरह से आप इनको निकाल सकते हो। जरा देखिएगा एक चीज और यहीं पर लगे हाथ देख लीजिएगा, यूनिट, जैसे कि मैंने यूनिट थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि यूनिट निकालने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो रेट की यूनिट जो होती है, अगर आप बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने वही रिएक्शन बात करी आर और पी है, तो आपके पास माइनस का इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और इक्वल टू आपके पास होगा माइनस का प्लस का डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इसकी यूनिट की अगर बात करोगे तो कंसंट्रेशन दिया है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट आपके पास क्या होगा मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर, और इसकी यूनिट जो होती है पर सेकेंड, मतलब सेकेंड होती है, या फिर सेकेंड ले लीजिए, टाइम सेकेंड ले या मिनट ले लीजिए, तो आपके पास मोस्टली यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर मिनट। इस तरह आप क्या कर सकते हो, इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसकी अगली वीडियो हम जल्दी बनाएंगे।